अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी और स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? तो मुझे चैट रूम में बता दें। ओके, दिस इज सेक्शन सी डी, आई थिंक सी डी ई। ओके, ऑलराइट। तो लास्ट क्लास में हमने बात ख़त्म की थी, इनहेरिटेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस कर ली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ, मुझे उसके जवाब चाहिए सब स्टूडेंट्स से। और आई माइट कॉल सम स्टूडेंट मैं उनका कह दूंगा, नाम लूँगा और उनसे मैं जवाब मांगूंगा, तो बी अटेंटिव। सो इनहेरिटेंस की हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि एक चाइल्ड क्लास होगी और एक पेरेंट क्लास होगी। हमने कौन सी एग्जांपल पे काम किया था? विच एग्जांपल वाज दैट? कैन एनीवन टेल मी? शेप, एरिया, यस, स्क्वायर और शेप की उस पर बात कर रहे थे हम। सो यू आर राइट कि हम इसी एग्जांपल पे बात कर रहे थे। सो विच वाज द बेस क्लास इन दिस? बेस क्लास का नाम बताएं मुझे, या पेरेंट क्लास जिसको कह सकते हैं हम। शेप वाज द बेस क्लास, ओके। और उससे हमने ड्राइव की थी स्क्वायर की क्लास। सो इट्स राइट, हम यही काम कर रहे थे कि हमने शेप की क्लास बनाई थी एक, और उसके बाद उससे ड्राइव की थी स्क्वायर की क्लास। और उसके अंदर भी कोड भी को खोल के हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या किया था। बट आई थिंक हमने सिर्फ इसको बेसिक पे रखा था कि हमने सिर्फ प्रिंट किया था डेटा, और एरिया की वैल्यू हमने सेट कर दी थी लेंथ इनटू लेंथ करके। सो स्क्वायर और शेप की एग्जांपल में हम काम कर चुके हैं। लेट्स सपोज आई टेल यू, एक्सक्यूज मी मिनट। फिर सोच ले। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट के इनहेरिटेंस में हमने कहाँ तक काम कर लिया था। तो बेस क्लास हमारी थी शेप, और उसके बाद जो थी हमारी क्लास स्क्वायर की जो थी, उसको हमने चाइल्ड क्लास रख के इनहेरिट करवाया था। और हमने ये देखा था कि चाइल्ड क्लास के अपने भी फंक्शंस हैं, और वो चाइल्ड क्लास दूसरे फंक्शंस को भी यूज़ कर रही थी, जस्ट लाइक के प्रिंट शेप का फंक्शन हमने कॉल करवाया था प्रिंट स्क्वायर के फंक्शन से। सो हम इसको भी वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कोड खोल के। अभी तक कंसेप्ट में अगर कोई इशू आप लोगों को है तो आप वो मुझसे अभी पूछ लें। हमने ये भी डिस्कस किया था साथ साथ कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है। हमने हर चीज़ को लिख कर कोड कर देखा नहीं था, बट हमने ये बता दिया था कि पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट में क्या फ़र्क होगा और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अप टू नाउ, तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस के टॉपिक पे। रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की, और लास्ट लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग है, वो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो हम जो है मेन फाइल के अंदर देख प्रोटेक्टेड किस तरह से डील किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी लेक्चर में मैंने लिखी हुई थी, आप उसको जाके वेरीफाई कर लें एक दफ़ा, खुद अपना कोड कर भी देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहाँ गया? यहाँ पर हमने लिखा था आई थिंक।
कि भाई प्रोटेक्टेड जो होगा उसको कैसे आप डील करेंगे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अगर है, अगर प्रोटेक्टेड आपके कोई डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है, इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा, अगर आपका कोई डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, या फिर उन क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल है जो क्लासेस उस क्लास से डिराइव हुई हुई हैं। मेन कोई क्लास नहीं है, मेन एक अलग स्कोप है, इसलिए वहाँ पर प्रोटेक्टेड चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती। प्राइवेट भी एक्सेसिबल नहीं होती, प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल नहीं होती। प्राइवेट का ये है कि प्राइवेट सिर्फ एक्सेसिबल होती हैं क्लास के अंदर। प्रोटेक्टेड का ये है कि क्लास के अंदर के साथ साथ वो डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल की जा सकती हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स सुन लें जो कि बार बार मेरे वर्ड्स चेंज होते जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ क्लास से क्लास ए से दिस वन, ये क्लास ए आपको नज़र आ रही है, इस क्लास ए से डिराइव हुई हुई है क्लास बी। ठीक है, तो इसमें वर्डिंग हमारी बहुत सारी चेंज हो सकती है। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि भाई क्लास बी डिराइव हुई हुई है, DERIVE, डिराइव हुई हुई है क्लास ए से, या हम ये भी कह सकते हैं क्लास बी इनहेरिट हुई हुई है क्लास ए से। इसी तरह हम ये कह सकते हैं क्लास बी इज़ अ चाइल्ड क्लास, क्लास ए इज़ अ पेरेंट क्लास, या फिर क्लास ए इज़ अ बेस क्लास और क्लास बी इज़ अ डिराइव्ड क्लास, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास ए इज़ द सुपर क्लास और क्लास बी इज़ इट्स सब क्लास। तो इस तरह बहुत सारी वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं हमारी, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि समथिंग दैट इज़ अबव और उससे इनहेरिट होकर कोई चीज़ नीचे आएगी, चाहे वो सब कहें उसको या चाइल्ड कहें, व्हाटएवर। सो कंसेप्ट में अगर क्विकली आपको रिकॉल करवाऊँ तो हमने ये कहा कि भाई क्लास एक बनाएंगे हम, कोड भी मैं खोल लेता हूँ साथ साथ। दिस इज सेक्शन CD, जुलाई 8 को हमने काम किया था शेप फॉर एग्जाम्पल पे। यस, सो जब तक ये कोड ब्लॉक्स खुल रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि भाई इनहेरिटेंस में हुआ ये था कि हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास से हमने मुख्तलिफ क्लासें डिराइव की, यानी इनहेरिट की। इनहेरिट से हुआ ये कि बेस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं, उसके डेटा मेंबर्स थे, उसके मेंबर फंक्शंस थे, वो अब एक्सेसिबल हो जाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर भी। यानी कि जब जब चाइल्ड क्लास का मेंबर बनेगा, जब जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तब तब पेरेंट क्लास की भी सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी, उसके फंक्शंस भी, उसके डेटा मेंबर्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये सवाल उठता है कि आप उनको एक्सेस कहाँ कहाँ कर सकेंगे, तो वो चीज़ हमें बताती है इनहेरिटेंस की टाइप। जिस तरह शेप की क्लास को अगर आप यहाँ देखें तो ये शेप की क्लास है, ठीक है, और ये स्क्वायर की क्लास है। स्क्वायर की क्लास इनहेरिट हुई हुई है शेप की क्लास से। एक मिनट के लिए अगर इसको हम इग्नोर करते हैं पब्लिक को, तो हम कहते हैं कि शेप से इनहेरिट हुई हुई है स्क्वायर की क्लास, विच मीन्स इन एडिशन टू दीज थिंग्स, यानी कि स्क्वायर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये चीज़ें तो बनेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की क्लास इनहेरिट हुई हुई है शेप की क्लास से। तो जब ये चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि जब भी मैं स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ गई और ये चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ गई। इनहेरिटेंस का पहला फ़ायदा ये हो गया, या पहला एट्रीब्यूट, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो चीज़ें प्राइवेट हैं, जो चीज़ें पब्लिक हैं, क्या वो इसी क्लास के अंदर बनी रहेंगी या वो उसके अलावा इस क्लास में भी बन जाएंगी? तो इसका जवाब यही है कि बनेगा सब कुछ, एग्जिस्टेंस में सब कुछ आ जाएगा। सवाल सिर्फ है एक्सेसिबिलिटी का, एक्सेस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरह भाई अगर मैं कहूँ मेन के अंदर मैंने शेप का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मेन के अंदर जब शेप का ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो शेप की सारी चीज़ें बन जाएंगी, ये भी बन जाएगा, इसके फंक्शंस भी डिक्लेयर हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या मैं मेन के अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। यानी कि सवाल एक्सेसिबिलिटी का सवाल अलग है और एग्जिस्टेंस का सवाल अलग है। इसी तरह मेन में जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना स्क्वायर का, तो स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनते ही ये चीज़ें भी बन गई और ये चीज़ें भी बन गई, विच मीन्स कि एग्जिस्टेंस इन दोनों चीज़ों की हो गई। अब सवाल आता है एक्सेसिबिलिटी का, तो एक्सेसिबिलिटी डिफाइन हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस स्पेसिफाई कर रही है। और ये बात, ये यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि स्क्वायर इज पब्लिकली इनहेरिटेड फ्रॉम शेप, विच मीन्स कि शेप के अंदर जो चीज़ें प्राइवेट हैं वो प्राइवेट ही रहेंगी, जो चीज़ें पब्लिक हैं वो पब्लिक ही रहेंगी, और जो चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगी। पब्लिक इनहेरिटेंस का ये मतलब होता है। इसी तरह मैंने तीनों चीज़ों के मतलब आपको यहाँ बता दिए हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, कि भाई पेरेंट क्लास में जो चीज़ें पब्लिक है उनके साथ क्या होगा, प्राइवेट है उनके साथ क्या होगा, प्रोटेक्टेड है उनके साथ क्या होगा। अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम आज की क्लास में और आज के बाद की क्लासेस में भी मैंने ये कहा था कि हम ज़्यादातर पब्लिक इनहेरिटेंस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों?
क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी, लेट सपोज कि ये पब्लिकली इनहेरिट हुआ है ना क्लास ए से, तो एक्स जो है वो पब्लिक हो गया, जो कि पेरेंट क्लास में क्या था, पब्लिक था। इसी तरह वाई प्रोटेक्टेड हो गया, जो कि पेरेंट क्लास में क्या था, प्रोटेक्टेड था। इसी तरह जेड इनएक्सेसिबल था यानी प्राइवेट था, तो यहाँ पर भी इनएक्सेसिबल रहेगा। विच मीन्स के एग्जिस्टेंस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन पब्लिक इनहेरिटेंस करने से आपकी एक्सेस मॉडिफायर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे देखो तो थोड़ा फ़र्क पड़ गया, एक्स प्रोटेक्टेड हो गया जबकि पब्लिक था। इसी तरह प्राइवेट में आप इनहेरिटेंस में देखो तो एक्स प्राइवेट हो गया जबकि पब्लिक था। तो मोस्ट कॉमनली हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हम इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज ना हो कि क्या चीज़ पब्लिक क्या चीज़ प्राइवेट रह रही है। हम इसके कंसेप्ट को और ज़्यादा आगे लेकर जाएं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी काम करेंगी, लिखी हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। सो यहाँ तक हमारी बात हुई थी, हमने ये कहा था कि शेप की क्लास से इनहेरिट हुई है स्क्वायर की क्लास। हमने स्क्वायर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सेट लेंथ हमने किया, तो स्क्वायर की क्लास में सेट लेंथ ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, सॉरी स्क्वायर की क्लास में, यस, सेट लेंथ का फंक्शन कॉल हो गया, लेंथ इक्वल टू एल हो गई, जो कि हमने यहाँ से 9 भेजी थी। फिर हमने जब एस क्यू डॉट प्रिंट स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर हमें इनहेरिटेंस का एक थोड़ी सी झलक देखने में आती है कि एस क्यू डॉट प्रिंट स्क्वायर जब हमने किया, तो प्रिंट स्क्वायर के फंक्शन में क्या प्रिंट कर दिया इसने कि भाई लेंथ इज़ दिस, जो कि लेंथ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, जैसे हम आमतौर पर करते हैं। जिस तरह यहाँ रिटर्न लेंथ हो रहा है, यहाँ पर लेंथ इक्वल टू एल हो रहा है, इसी तरह यहाँ पर लेंथ प्रिंट हो रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो सेट एरिया का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब सेट एरिया का फंक्शन जो है वो इस क्लास का नहीं है। अगर आप स्क्वायर की डेफिनेशन देखें तो यहाँ सेट एरिया का फंक्शन नहीं है। तो ये कैसे सेट एरिया को कॉल कर रहा है, इस वजह से कॉल कर रहा है क्योंकि ये क्लास स्क्वायर की क्लास इनहेरिट है शेप की, यानी कि जब भी स्क्वायर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो शेप की सारी चीज़ें एक्सेसिबल और एग्जिस्टेंस में आ गई यहाँ पे। तो अब सेट एरिया का फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूँ यहाँ से विदाउट मेकिंग एनी अदर एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह मैं हर कोई फंक्शन, प्रिंट शेप का फंक्शन भी यहीं से कॉल कर रहा हूँ, और प्रिंट शेप अगर आप देखो तो ये इस क्लास में है, शेप की क्लास में। सो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब हम चलते हैं आगे, और स्लाइड्स में मैंने कुछ चीज़ें अब ऐड की हैं। अगली चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि हमने आगे क्या लेकर चलना है। सो अब आते हैं हम इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स के ऊपर। 4 टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। वैसे मोस्टली अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक दो टाइप्स के अंदर सेम लगेंगी, बट मैंने चारों को अलग बताना आपके लिए मुनासिब समझा, ताकि चारों चीज़ों को हम अलग अलग देख सकें कि इसको क्या किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। रिमेंबर कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक है, इट इज़ स्पेसिफिक टू सम ऑफ द लैंग्वेजेस। इट इज़ नॉट अ कंसेप्ट जो कि हर लैंग्वेज सपोर्ट करे। इसके अलावा जो तीनों कंसेप्ट्स हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये तीनों इनहेरिटेंस की टाइप हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा प्रोवाइड नहीं करती, वो सी प्लस प्लस का एक कंसेप्ट है, सी प्लस प्लस प्रोवाइड करती है। इसी तरह आई थिंक सी हैश भी करती है शायद, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट। बट सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का काफ़ी अच्छा रोल है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि इट इज़ अ होल न्यू टॉपिक इन इटसेल्फ, तो हम इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। बट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम सिंगल इनहेरिटेंस. So what does it mean by single inheritance? The inheritance that we have already done in our last class is known as single inheritance. A derived class can have only one parent class. जो derived class होगी वो सिर्फ एक parent class जो है उसको रख सकती है। जिस तरह B जो है उसका parent सिर्फ एक होगा, A, that's it. B का parent कोई और नहीं हो सकता। तो एक ही अगर पेरेंट है तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस. इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लासेस इनहेरिट द फीचर्स ऑफ वन सुपर क्लास, यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके फीचर्स को इनहेरिट करती है आपकी चाइल्ड क्लास. अगर आप नीचे वाली इमेज को देखें तो द क्लास ए सर्व्स एज अ बेस क्लास फॉर द डिराइव्ड क्लास बी. जो क्लास ए है वो सर्व कर रही है एज अ बेस क्लास, यानी कि वो पेरेंट क्लास है और क्लास बी आपकी चाइल्ड क्लास है, और सिर्फ क्लास ए से ही इनहेरिट हो रही है आपकी क्लास बी. क्लास बी का कोई और पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. क्लियर? ये सिंगल इनहेरिटेंस है जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, सिर्फ इनहेरिटेंस का नाम लेके. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, जो कि हमने यहाँ पर कोडिंग में भी की हुई है कि एक ही आपकी पेरेंट क्लास है शेप, और उससे आपने स्क्वायर की क्लास को डिराइव किया हुआ है. स्क्वायर की क्लास से कोई और स्क्वायर की क्लास
किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं हो रही। सो ये जो इमेज है इसको अगर आप देखें तो मुझे बताएं कि क्या ये इमेज सही डिपिक्ट कर रही है, आपको बात समझ में आ रही है इससे, या मे बी इसमें कोई गलती है? सॉरी, यस। I want you to identify one of the mistakes, one mistake that I'm seeing in this image. कि इस इमेज में मैंने आपको ये कहा कि काइंडली मुझे बताएं कि एरर क्या है। आई वाज वेटिंग कि आप मुझे बताएंगे कि इस इमेज में क्या गलती है। तो हमने बात यहाँ तक की थी, आई थिंक आप लोगों के पास पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। मैं बात कर रहा था सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि अभी हमने की है वो सिंगल इनहेरिटेंस ही है। और वो जो इनहेरिटेंस है उसमें यही होता है कि एक क्लास जो है वो सिर्फ एक ही क्लास से डिराइव हुई हुई है, एक से ज़्यादा क्लासेस से डिराइव नहीं हो सकती। तो अगर एक ही क्लास से डिराइव हुई हुई है, एक ही बेस क्लास है, तो इसका मतलब है कि दैट इमेज इज दैट क्लास इज singly inherited, या it is a concept of, it is a phenomenon of single inheritance. So look at the image के क्लास A जो कि बेस क्लास है उससे ड्राइव हुई हुई है क्लास B जो कि एक चाइल्ड क्लास है। क्या इस इमेज में कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, वो सहमत कह रहे हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेटिकली, बट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि अगर आपने कोई क्लास की इनहेरिटेंस दिखानी है तो आप इस तरह दिखाएंगे। जी, ताहिर इज राइट। वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली बेस क्लास जो है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए आपका एरो। अगर आप कोई भी चीज़ इनहेरिट करते हैं तो एरो इस तरह नहीं आता। अगर आपकी शक्ल इस तरह की लग रही है आपको, तो इसका मतलब है कि बी इज़ द बेस क्लास और ए इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम इट। जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा होगा एक्चुअली दैट शुड बी द पेरेंट। अगर आप पुरानी हमारी इमेज देखें ये वाली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरो पॉइंट हो रहा है पेरेंट क्लास की तरफ। तो जस्ट अ कॉमन थिंग, हो सकता है कि इसमें गलतियाँ हो जो होती रहती हैं, बट द इशू इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए एक बात कि एरो किसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बात हो गई सिंगल इनहेरिटेंस की, जो कि हम लास्ट क्लास में इसकी कोड भी देख चुके हैं। अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर, जो कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि सिर्फ दो लेवल्स नहीं होंगे हमारे पास, जिस तरह यहाँ पर है लेवल 1 एंड लेवल 2, कि भाई एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, बल्कि दो से ज़्यादा लेवल्स होंगे। एक पेरेंट, उसने किसी क्लास को ड्राइव किया, और जो ड्रिवन क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है, वो किसी तीसरी क्लास को एज अ पेरेंट डील कर रही है। राइट, इसमें अंदर भी एरोज का वही मसला है। ठीक है, सो बी जो है इट इज अ चाइल्ड क्लास फॉर क्लास ए इज इट्स पेरेंट क्लास, एंड सी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ बी इज अ पेरेंट क्लास ऑफ सी। इट्स नॉट समथिंग जो कि प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को इस तरह कहा जाता है, बट इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इट वी कैन से कि ए इज़ अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ सी। ठीक है, तो वी कैन से दैट, बट प्रोग्रामिंग में इस लफ्ज़ को नहीं बोला जाता है। इट्स जस्ट लाइक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बी इज़ ड्रिवन फ्रॉम ए। सी को हम कभी भी इस तरह रेफर नहीं करेंगे कि सी इज़ ड्रिवन फ्रॉम ए इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं है। हम ये कहेंगे सी इज़ ड्रिवन फ्रॉम बी, दैट्स इट। अब बी किससे ड्रिवन हुई हुई है वो आप अलग से उसकी बात करें। जब आप सी की बात कर रहे होंगे तो आप सिर्फ ये कहेंगे सी इज ड्रिवन फ्रॉम बी। ठीक है, तो वी कैन से इन ऑर्डर टू लर्न दिस कंसेप्ट कि भाई दैट इज अ ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, बट वी विल से कि बी इज ड्रिवन फ्रॉम ए एंड सी इज इनहेरिटेड फ्रॉम बी. So this is concept is called multi-level inheritance, in which a derived class will be inheriting a base class, and as well as the derived class will also act as the base class to any other class. ठीक है, just like in this image, class A serves as a base class for the derived class B, which in turn serves as a base class for the derived class C.
ये बात हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। कोडिंग के ऊपर सारी चीज़ों को वन बाय वन कर कर देखेंगे हम। फिर हम आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के ऊपर, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक अमलगम है, एक मिला जुला कंसेप्ट है सिंगल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रही है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रही है, और ये दोनों मिलके एक हायरार्की बना रही हैं। हायरार्की का मतलब होता है एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पता लगे कि कौन किसका पेरेंट है और उसके बाद उससे क्या ड्राइव हो रहा है, उसके बाद उससे क्या ड्राइव हो रहा है, जस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। तो इसी तरह यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो सिंगल इनहेरिटेंस हो रही है। सिंगल इनहेरिटेंस कैसे हो रही है? बिकॉज ईच क्लास इज ड्रिवन फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। कोई भी क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट से ड्राइव नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल बर्ड की क्लास को उठाते हैं, कितने पेरेंट हैं इसके? एक ही पेरेंट है, दैट इज एनिमल। हॉर्स को उठाते हैं, हॉर्स के कितने पेरेंट हैं? एक ही पेरेंट है, दैट इज मैमल। देयर आर मल्टीपल चिल्ड्रन बट देयर आर नॉट मल्टीपल पेरेंट्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो तो इसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो रही है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरह से हो रही है कि अगर आप पैरट को देखो तो पैरट इज ड्रिवन फ्रॉम बर्ड, and bird is also a parent and also a child. Who is it parent to? It is parent to parrot and it is child to animal. तो वही कंसेप्ट जो कि अभी हमने ABC का देखा था पिछली स्लाइड में, वही कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि पैरट की क्लास ड्राइव्ड है बर्ड की क्लास से, और इसी तरह बर्ड की क्लास ड्राइव्ड है एनिमल की क्लास से। तो इट इज़ अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसकी दो चार एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हैं से, और इसको हम क्लास की हायरार्की भी बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ हायरार्किकली इनहेरिटेड एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज शोइंग द क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की शो हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें सबसे पहला पेरेंट है वो है कम्युनिटी मेंबर। कम्युनिटी मेंबर इज़ द फर्स्ट पेरेंट, और ये किसी चीज़ से ड्राइव नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द सुपर क्लासेस, और ये किसी चीज़ से ड्राइव नहीं है। इससे तीन क्लासेस ड्राइव हैं, एम्प्लॉई, स्टूडेंट और अलमनस। एम्प्लॉय को देखें तो एम्प्लॉई जो है वो उसके बाद दो क्लासेस को और इनहेरिट कर रहा है, दैट इज़ फैकल्टी एंड स्टाफ। फैकल्टी इन टर्न एक दो और क्लासेस को इनहेरिट कर रही है, प्रोफेसर एंड इंस्ट्रक्टर। इसी तरह स्टूडेंट की क्लास से दो और इनहेरिट हो रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और इसी तरह कम्युनिटी से एक अलमनस हो रहा है, और अलमनस के बाद अलमनस से कोई दूसरी या तीसरी या कोई और क्लास जो है वो डिराइव नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल अगर उठाते हैं, वही एग्जांपल जिस पे हम काम कर रहे थे, हमने कहा था कि शेप की क्लास से ड्राइव हो रहा है स्क्वायर, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारा परसेप्शन था। इस परसेप्शन को अगर आप देखें, इसको हम अभी कोड करने की भी इसी पे कोशिश करेंगे। अगर आप इस कंसेप्ट को देखें तो शेप से दो चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ टू डायमेंशनल शेप, और दूसरी चीज़ थ्री डायमेंशनल शेप। दो तरह की शेप्स होती हैं, एक टू डायमेंशनल शेप और एक थ्री डायमेंशनल शेप। और टू डायमेंशनल शेप से तीन क्लासेस ड्राइव हो रही हैं। सर्कल इज़ अ टू डायमेंशनल शेप, स्क्वायर इज़ अ टू डायमेंशनल शेप एंड ट्राइंगल इज़ अ टू डायमेंशनल शेप। थ्री डायमेंशनल शेप जो होती है उससे स्फेयर हो रहा है ड्राइव, क्यूब हो रहा है ड्राइव, और सिलेंडर हो रहा है ड्राइव, राइट। सो राइट, सो ये छः की छः क्लासेस जो हैं, दीज आर ऑन द थर्ड लेवल। इनका जो पेरेंट है एक्चुअली वो भी चाइल्ड क्लास है, किसका? शेप का। क्लियर? बात समझ आ रही है? कोड करें? या एनी क्वेश्चन? वैसे आखिरी स्लाइड एक और देख लेते हैं हम, और इसमें उसी क्लास हायरार्की से रिलेटेड एक आखिरी स्लाइड है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि एन इनहेरिटेड मेंबर इज कॉन्टिन्यूअली पास्ड डाउन द लाइन। क्या मतलब है इसका? वही मतलब जो आपको इनडायरेक्टली समझ आ गया था। लेट सपोज इस शेप के अंदर एक क्या कहते हैं, एक डेटा मेंबर है एरिया। शेप के अंदर एक डेटा मेंबर है एरिया। क्या वो एरिया इसमें होगा? यस होगा। क्या वो एरिया इसमें बनेगा? यस बनेगा। बिल्कुल इसी तरह क्या वो एरिया स्क्वायर में बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि एवरीथिंग दैट इज इन शेप विल बी कंटिन्यूअली पास्ड डाउन द लाइन। जहाँ जहाँ उसका पेरेंट उसके चिल्ड्रन होंगे, उस जगह पर इसके डेटा मेंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, विच इन टर्न
in mathematical language it is called as a transitive property. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको नोटपैड पे लिख कर दिखाता हूँ, कोई मुझे बता दें चैट रूम में लिख के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर किसी को याद है मैथमेटिक्स की तो। Does anyone know? What does it mean by transitive property? I'm waiting for students to write. If you don't know the answer, just say no. यस, ताहिर का आंसर मेरे पास सही आ गया है। सो एक्चुअली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमें ये कहती है इफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हो गया कि बी इक्वल्स टू ए, सॉरी इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तरह से, या ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस मीन्स दैट ए इज इक्वल टू सी, राइट। तो इसी तरह आप इसको अगर चेंज कर दें और ये कर दें, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, विच मीन्स के ए इज ग्रेटर देन सी। इसको वेरीफाई करें, क्या ये सही लिखा हुआ ऐसा ही होता है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो लाजमी है ए इज ग्रेटर देन सी। यस, तो इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन या लेस देन के हिसाब से। तो उसी तरह हम यहाँ पर अगर देखें तो इफ दिस इज ड्रिवन बाय दिस एंड दिस इज ड्रिवन बाय दिस, इट मीन्स कि दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस। इफ सर्कल, ये चलें इसको ले लेते हैं, इफ फैकल्टी इज इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई इज इनहेरिटेड फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर, that means that faculty is inherited from community member, and every data member that is in community member will be passed down to employee, which in turn will pass it down to faculty, and which in turn will pass it down to professor या instructor. So transitive inheritance also supports a transitive property, transitive state. So it is a good class design. अगर आप एक प्रोग्रामिंग के अगर एक कंसेप्ट को, अगर आप इसके काम को सही तरह लेकर चलना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आपकी क्लास का डिज़ाइन जो है इट पुट्स ऑल कॉमन फीचर्स एज हाई इन द हायरार्की एज पॉसिबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इस कंसेप्ट को ज़रा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज से नेम ऑफ अ फैकल्टी, सो नेम फैकल्टी का भी होता है, नेम स्टाफ का भी होगा, नेम अंडर ग्रेजुएट का भी होगा, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का, और नेम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का भी होगा। सो हाउ अबाउट कि मैं नेम यहाँ भी बना दूँ और नेम यहाँ भी बना दूँ। सो अगर मैं नेम यहाँ बनाऊँगा स्ट्रिंग नेम, तो वो फैकल्टी में भी आ जाएगा और स्टाफ में भी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ नेम बना दूँगा तो वो अंडर ग्रेजुएट में भी आ जाएगा और वो ग्रेजुएट में भी आ जाएगा। इसी तरह नेम एक अलमनस का भी होता है। अलमनस कहते हैं उस स्टूडेंट को जो कि पास आउट हो गया है एक यूनिवर्सिटी से या एक स्कूल वगैरह से, तो अलमनस का भी एक नेम होगा। तो मैं यहाँ पर भी नेम बना दूँ, यहाँ पर भी नेम बना दूँ, यहाँ पर भी नेम बना दूँ। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर आपका क्लास डिज़ाइन अच्छा है, अगर आपने अपनी क्लासेस को अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप जो कॉमन चीज़ें हैं वो एज हाई अप रखोगे एज पॉसिबल। जिस तरह मैंने एम्प्लॉय में रख दिया, स्टूडेंट में रख दिया, अलमनस में रख दिया, क्या हो गया काम? नहीं, इससे भी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ताहिर सही कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता है कि अगर इन तीनों में है तो क्यों ना नेम को मैं यहाँ बना दूँ, क्योंकि वो इसमें भी चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, दिस 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 एवरीथिंग इज नीडेड अ नेम। तो क्यों ना मैं कम्युनिटी मेंबर में एक नेम बना दूँ। तो जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं आई वांट कि वो एज हाई अप हो एज पॉसिबल। जिस तरह सैलरी है
क्या सैलरी एक स्टूडेंट की होती है? नहीं। क्या सैलरी एक अलमनस की होती है? नहीं। क्या सैलरी एक एम्प्लॉय की होती है? यस। फैकल्टी की भी होती है, स्टाफ की भी होती है, इंस्ट्रक्टर की भी होती है, प्रोफेसर की भी होती है। तो बजाय इसके कि मैं सैलरी इन दोनों में और इन दोनों में बनाऊं, मैं सैलरी यहाँ बना दूंगा, यहाँ नहीं बनाऊंगा। इट इज द मोस्ट हाई अप, बट इट्स नॉट रीजनेबल टू फाइंड मेक अ सैलरी वेरिएबल हेयर, बिकॉज सैलरी अगर यहाँ बनेगा तो स्टूडेंट में भी बन जाएगा, विच वी डोंट वांट। वी वांट कि एम्प्लॉय की सैलरी हो और उससे जितनी भी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं उसके अंदर सैलरी बन जाए। ओके, सो ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू आई थिंक अब हम कोड की तरफ चलते हैं। कोई इशू, कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझसे अभी राइट करके पूछ लें या रेज हैंड कर दें। मैं जब तक कोड की तरफ जाता हूँ हम सोचते हैं कि हमें इसमें आगे क्या करना चाहिए। सो एक और क्लास इनहेरिट कर लेते हैं। स्क्वायर तो हमने बना ही लिया है, हम एक और क्लास बनाते हैं ट्राइंगल की। वो ट्राइंगल भी ओके, और सर्कल बना लें। हाँ, इस पे आएंगे हम मुजफ्फर हुसैन। अगर हम नेस्टेड क्लासेस को हम ड्राइव कर लें तो उससे क्या होगा, मैं उसी कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूँ। सो लेट सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल की। किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज ऑल्सो शेप, राइट? सो हम फाइल, न्यू, एम्प्टी फाइल, यस, हम क्लास बना रहे हैं रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल की क्लास शेप से ड्राइव होनी चाहिए या नहीं? यस, इट शुड बी ड्राइव फ्रॉम शेप क्लास। अगर ये शेप क्लास से ड्राइव होगी तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी बन जाएंगी, मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एरिया बन जाएगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगल का भी एक एरिया होता है। तो हम ये करते हैं, इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लेते हैं शेप की क्लास से। तो इसमें लेंथ विड्थ भी आ गई और एक एरिया का वेरिएबल भी बन जाएगा। इसके पास शेप का कंस्ट्रक्टर भी आ जाएगा, सेट एरिया भी हो जाएगा, गेट एरिया भी आ जाएगा, प्रिंट शेप भी आ जाएगा। सो लेंथ और विड्थ हमने बना ली है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, टिपिकल काम जो हम कर रहे होते हैं हर दफ़ा। इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, इसका एक सेट लेंथ का फंक्शन बना लेते हैं हम वाइड के साथ, और इसी तरह इंटीजर करके गेट लेंथ का फंक्शन एक बना लेते हैं। सेम हम वाइड के साथ सेट विड्थ का एक फंक्शन बना लेते हैं, और गेट विड्थ का एक फंक्शन भी हम साथ साथ बना लेते हैं। ठीक है, अब इन सब फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं रेक्टेंगल डॉट सीपीपी में। रेक्टेंगल डॉट सीपीपी, इन सब फंक्शंस को हम अब डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम हैश इंक्लूड कर लेते हैं आयोस्ट्रीम, देन हम हैश इंक्लूड करते हैं रेक्टेंगल डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम इस फंक्शंस पर आते हैं कि रेक्टेंगल की क्लास के ये फंक्शंस बने हैं, कंट्रोल C, ये हर जगह आएंगे। इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम एम्प्टी रखेंगे, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। सॉरी, सो लेंथ विल बी इक्वल टू L एंड रिटर्न लेंथ। इसी तरह हम विड्थ पे जाते हैं तो विड्थ विल बी इक्वल टू W and just like that it will return what? Width. Done.
अब इसको हम चलाकर भी देख लेते हैं। हमने स्क्वायर बनाकर देख लिया था। प्रिंट स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो हम क्यों ना यहाँ पर प्रिंट रेक्टेंगल का भी एक फंक्शन बना लें। हर क्लास में है तो यहाँ पर भी बना लेते हैं, इसने कोई कसूर तो नहीं किया। प्रिंट रेक्टेंगल, और यहाँ पर आके हम वाइड रेक्टेंगल, प्रिंट रेक्टेंगल का फंक्शन डिफाइन करते हैं। और जो स्क्वायर डॉट सी पी पी में है वही चीज़ हम यहाँ पर भी कंट्रोल सी करके, मोर और लेस वही चीज़ें होंगी। हम देख लेते हैं और क्या चेंजेस करनी है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज़ रेक्टेंगल्स डेटा, और लेंथ इज़ लेंथ। हमें साथ साथ इसकी विड्थ भी प्रिंट करनी होगी क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। स्क्वायर होता तो लेंथ जो होगी वही विड्थ होती है, हमें अलग अलग प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विड्थ, एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। और इसी तरह प्रिंट शेप को जब मैं कॉल करूंगा तो ये प्रिंट शेप इसका एरिया प्रिंट कर देगी। प्रिंट शेप एक्चुअली प्रिंट एरिया का फंक्शन ऐसे समझने, क्योंकि वो सिर्फ एरिया ही प्रिंट कर रहा है शेप में जाके। तो अब हम मेन में आते हैं और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रेक्टेंगल, सेट 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 लेंथ से 4 and rectangle dot set width 5, और हम कर देते हैं rectangle dot print rectangle। there will be one error which I was expecting. Okay, this is the second error actually. shape dot h, ओके यस, यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस रेक्टेंगल को यूज़ किया है, इसलिए मुझे रेक्टेंगल डॉट एच पी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है। बट ये एरर है जो कि आई वाज एंटिसिपेटिंग, एंड द एरर इज के रीडेफिनेशन ऑफ क्लास शेप। रीडेफिनेशन क्यों हो रही है, बिकॉज इंक्लूड हमने बार बार की हुई है एक फाइल। तो अगर मैं थोड़ा सा मेन के प्रोग्रामर के कंपाइलर के हिसाब से सोचूं तो मेरे साथ साथ रहिएगा सोचने में। तो सबसे पहले भाई क्या इंक्लूड हुआ है, स्क्वायर डॉट एच। स्क्वायर डॉट एच इंक्लूड हुआ, इसका मतलब है स्क्वायर इंक्लूड हो गया, राइट। साथ ही साथ जब स्क्वायर इंक्लूड हुआ तो शेप भी इंक्लूड हो रहा है, देखो शेप इंक्लूड हो गया, डन। और जब शेप इंक्लूड हो रहा है तो कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि जब मैंने स्क्वायर को इंक्लूड किया है तो स्क्वायर और शेप दोनों इंक्लूड हो गए। बिल्कुल इसी तरह जब मैं रेक्टेंगल को इनहेरिट करता हूँ, सॉरी इंक्लूड करता हूँ, तो रेक्टेंगल को जब मैं इंक्लूड करता हूँ तो शेप इंक्लूड हो जाता है, यानी रेक्टेंगल तो इंक्लूड होता ही है, साथ ही साथ शेप भी इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया। तो सवाल यहाँ पर ये है, जो मसला है वो ये है कि शेप रीडिफाइन हो रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने शेप को तो इंक्लूड किया ही नहीं, फिर भी एरर ये आ रहा है कि क्लास शेप जो है वो रीडिफाइन हो रही है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, अगर मैं स्क्वायर डॉट एच को हटा देता हूँ तो स्क्वायर को यूज़ नहीं कर सकूँगा मैं, अगर मैं रेक्टेंगल डॉट एच को यूज़ हटा देता हूँ तो रेक्टेंगल यूज़ नहीं कर सकूँगा मैं। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन हियर, यू आर सेइंग कि मैं रेक्टेंगल की लाइब्रेरी यहाँ से हटा दूँ मुजफ्फर हुसैन, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो फिर मैं रेक्टेंगल को कैसे यूज़ करूँगा, रेक्टेंगल तो कहीं इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर ये हटा देता हूँ तो इसका मतलब है अब ये दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे, सिर्फ स्क्वायर और शेप इंक्लूड हो रहा है, रेक्टेंगल इंक्लूड नहीं हो रहा। सो किस फाइल में जाकर मैं कौन सा जो है इंक्लूड मिटाऊँ ताकि मेरा ये प्रोग्राम चल जाए। मोहम्मद कासिम ये कह रहे हैं कि आप स्क्वायर की क्लास में रेक्टेंगल को इंक्लूड करवा दें और फिर रेक्टेंगल को यहाँ से मिटा दें, यानी कि ये चीज़ मैं स्क्वायर की क्लास में निकाल दूँ रेक्टेंगल की क्लास में। लेकिन अभी अगर आप देखो तो होगा ये कि चलें यहाँ से ये चीज़ें तो मिट जाएंगी, लेकिन जब स्क्वायर इंक्लूड होगा तो स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा, शेप इंक्लूड हो जाएगा और रेक्टेंगल इंक्लूड हो जाएगा। शेप तो इंक्लूड हो जाएगा, इट इज़ डन, यहाँ पर और कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा।
लेकिन जब रेक्टेंगल इंक्लूड होगा तो शेप दोबारा इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ रही है? स्क्वायर इंक्लूड हुआ, शेप इंक्लूड हुआ। स्क्वायर इंक्लूड होने से स्क्वायर भी इंक्लूड हुआ, शेप भी इंक्लूड हुआ और साथ साथ रेक्टेंगल भी इंक्लूड हो गया। क्लास शेप दोबारा डिफाइन हो रही है। क्यों डिफाइन हो रही है? क्योंकि स्क्वायर में यहाँ पर भी डिफाइन हो रही है और यहाँ पर भी डिफाइन हो रही है, रेक्टेंगल डॉट एच में भी। सो रेक्टेंगल में से इंक्लूड शेप हटा दूं। अगर मैं रेक्टेंगल में से इंक्लूड शेप हटा देता हूं तो फिर ये शेप को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ये जो शेप लिखा हुआ है ये कहेगा दिस इज नॉट अ क्लास नेम, जो कि अभी पहला एरर तो यही आया था कि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था ये। यस मुजफ्फर हुसैन कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू क्लास। अभी इसकी कंफ्यूजन तो दूर करें पहले, फिर नई एक क्लास बनाएंगे। शेप में रेक्टेंगल और स्क्वायर को ऐड कर दूं, काजी मुबीन कह रहे हैं। यू आर सेइंग कि शेप में, चलिए इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इट वाज अ सॉल्यूशन दैट डिड नॉट वर्क। शेप में रेक्टेंगल और स्क्वायर को मैं इंक्लूड करवा दूं। ओके ओके सो ओके, गिव मी अ फ्यू मिनट। आप भी सोचें, अपने सॉल्यूशंस मुझे यहाँ पर लिख कर दें और फिर मैं अपना सॉल्यूशन भी सोचता हूँ एंड देन आई विल कंपेयर कि किसने सही जवाब दिया था। ओके दिस वाज द सॉल्यूशन। जो आई थिंक कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि रेक्टेंगल डॉट एच आप यहाँ पर इंक्लूड करवा दें, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद वो कह रहे हैं कि शेप भी लिखा रहे और रेक्टेंगल भी लिखा रहे। आई थिंक उनका सोल्यूशन ये सही था, जो कि वो कह रहे थे कि रेक्टेंगल डॉट एच ही इंक्लूड करें सिर्फ। बिकॉज इफ आई लुक क्लोजली ऑन दिस तो मेन में क्या इंक्लूड हो रहा है? स्क्वायर डॉट एच। स्क्वायर डॉट एच में क्या इंक्लूड हो रहा है? रेक्टेंगल डॉट एच। और रेक्टेंगल डॉट एच में क्या इंक्लूड हो रहा है? शेप डॉट एच। तो सब चीज़ों में सब चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। बस सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर डॉट एच करता हूँ तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड तो हो जाएंगी, बट अगर मैं स्क्वायर में जाता हूँ तो क्या ये शेप को आइडेंटिफाई करेगा कि शेप क्या है? यस, बिकॉज रेक्टेंगल डॉट एच में शेप डॉट एच पे इंक्लूड हो रही है। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट सोल्यूशन। लेट्स ट्राई टू रन इट। आई होप कि मेरे पास जवाब आ जाए। यस, द आउटपुट इज़ हियर। सो अब उन मसलों से हट कर अब हम आ जाते हैं एक्चुअल चीज़ पे जो कि हमने काम किया था। हमने एक रेक्टेंगल की क्लास बनाई जिसको हमने शेप से ड्राइव किया। हमने इसकी लेंथ 4 कर दी, विड्थ 5 कर दी और हमने रेक्ट डॉट प्रिंट रेक्टेंगल का फंक्शन सिर्फ कॉल किया है। तो रेक्टेंगल्स डेटा ने क्या प्रिंट किया? ये चीज़ प्रिंट की। और ये चीज़ें क्या प्रिंट कर रही हैं? लेंथ प्रिंट की जो कि मैंने सेट की थी, विड्थ प्रिंट की जो कि मैंने सेट की थी। उसके बाद मैंने सेट एरिया किया, लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि सेट एरिया। एरिया कहाँ बना हुआ था? एरिया शेप में बना हुआ था। उसके एरिया को मैंने किसके बराबर कर दिया? लेंथ इनटू विड्थ के, यानी कि 4 इंटू 5 20 के। फिर मैंने शेप प्रिंट का शेप कॉल किया, तो शेप्स प्रिंट ने क्या प्रिंट किया? एरिया इज 20। ऑलराइट, सो यहाँ तक अभी हमने सिर्फ एक काम किया है, वो ये कि एक क्लास से दो क्लासेस ड्राइव की हैं। अभी हम और कहीं आगे नहीं गए। ना हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की है, ना हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात की है, ना हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की है। सो काजी मुबीन इज सेइंग कि सर दिस साउंड्स लाइक अ ड्रॉबैक, इतनी सारी फाइल का इंक्लूजन विद कंफ्यूजन। यस, ये है, इट इज़ काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक। इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन यही एग्जिस्ट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं, बजाय इसके कि आप अलग अलग फाइल्स में इंक्लूड करें, आप एक डॉट एच फाइल बनाएं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड कर दें और सिर्फ उस डॉट एच फाइल को आप मेन के अंदर इंक्लूड करवाएं या जहाँ जहाँ उसको इंक्लूजन चाहिए। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि फाइल्स अलग अलग हैं, तो आपको काफ़ी जगह पर इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर डिक्लेयर हो रही है। हाँ, एक और सोल्यूशन भी इसका है।
जिसका कोड मुझे अभी सही याद नहीं है, आपको मैं कह रहा हूँ आप जाकर इसको सर्च करके देख लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में आई होप कि मुझे टाइम मिला तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, कोड भी आपको बताऊंगा कि आप मैक्रोज यूज़ कर लें। मैक्रोज का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के साथ लिखते हैं, हैश के साथ, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि उसका सही कोड क्या है, बट इट गोज समथिंग लाइक दिस कि इफ़ नॉट डिफाइंड, आप क्लास का नाम दे दें क्लास की डेफिनेशन से पहले, और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या हम कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ अ करेक्ट कोड। सो आप ये कर दें और इसके बाद यहाँ पर आके आप कहते हैं कि एंड इफ करते हैं, कुछ इस तरह आप लिखते हैं, तो उससे हो ये जाता है कि आपकी जो क्लास है, जो आपने फाइल बनाई है, वो क्लास ड्राइव डिफाइन करने से पहले ये देखती है कि क्या वो क्लास ऑलरेडी डिफाइन तो हुई भी नहीं है मेरे पास। अगर वो क्लास डिफाइन हुई भी होती है पहले से, तो उसको वो डिफाइन नहीं करता, उसकी नई डेफिनेशन को नहीं देखता। अगर वो नहीं हुई भी होती डिफाइन, इफ़ नॉट डिफाइंड, तो फिर वो उसको डिफाइन करता है। इट एक्चुअली गोज लाइक दिस कि अगर शेप की क्लास डिफाइन नहीं है, इफ़ नॉट डिफाइंड शेप, तो ये शेप की क्लास डिफाइन करो एंड इफ, और अगर ये चीज़ डिफाइन नहीं है तो फिर आप इसको डिफाइन करना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट कि इसका कोड एग्जैक्टली क्या है, बट इट गोज समथिंग लाइक दिस। सो इसको ज़्यादा देख लीजिएगा जाके, और आई थिंक ये भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। ऑल राइट, सो आउटपुट हमारे पास आ गई थी। देयर इज़ नथिंग एज सच जो हमने यहाँ पर देखी हो, सिर्फ इस कन्फ्यूजन की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया। अब आते हैं हम इसके थोड़े स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं। अभी कोड को फिलहाल 1 मिनट के लिए छोड़ के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप गौर करो, तो ये शेप की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ स्लाइड में भी दिखाई थी। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, तो जो स्क्वायर की क्लास है वो डायरेक्टली शेप से इनहेरिट नहीं हुई हुई, बल्कि वो 2 डायमेंशनल शेप से इनहेरिट हुई हुई है। तो हम भी कुछ इसी तरह का काम करेंगे। हम एग्जैक्टली यही वाली चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जो स्क्वायर की क्लास है वो शेप से इनहेरिट ना हो, स्क्वायर की क्लास शेप से इनहेरिट ना हो बल्कि रेक्टेंगल से इनहेरिट हो। स्क्वायर की क्लास शेप से इनहेरिट ना हो बल्कि रेक्टेंगल से इनहेरिट हो, विच मीन्स कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शेप की क्लास होगी, शेप की क्लास से डिराइव होगी, इनहेरिट होगी रेक्टेंगल की क्लास, रेक्टेंगल इज अ शेप, और रेक्टेंगल की क्लास से डिराइव होगी स्क्वायर की क्लास। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसको इनहेरिटेंस जब कर रहे होते हो आप, तो इसका एक और वर्ड भी यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के लिए, और वो होता है इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप। डिटेल में हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इट मोस्टली इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि इज़ा और हैज़ा के डिफरेंस को लेकर ज़्यादा पढ़ा जाता है, बट नॉनदलेस इनहेरिटेंस को हम इज़ अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि सर्कल इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप, स्क्वायर इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप, तो इनहेरिट हो रही है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ समथिंग। ट्राइंगल इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप, फैकल्टी इज़ एन एम्प्लॉय, instructor is a faculty, instructor is an employee, professor is a community member, undergraduate is a student, student is a community member, graduate is a community member। तो ये जो इज अ रिलेशनशिप है, हम इसकी वर्डिंग को यूज करते हुए अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम शेप से ड्राइव करेंगे रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल से ड्राइव करेंगे स्क्वायर को, विच मीन्स आई एम सेइंग कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ शेप। ट्रांजिटिवली स्क्वायर भी एक शेप होगा, बिकॉज अभी जो मैंने आपको बात बताई, ए इज ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो सी इज बी इज ग्रेटर देन सी, तो वो जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से स्क्वायर भी जो होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कि शेप से मैं इनहेरिट करूंगा रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल से मैं इनहेरिट करूंगा स्क्वायर को। So if you look at this, the square is a rectangle, rectangle is a shape. जो प्रॉपर्टीज शेप में होंगी वो इस रेक्टेंगल में होंगी, और ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी तो नहीं है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो, लेकिन अगर जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा ये कि रेक्टेंगल में जो प्रॉपर्टीज हैं वो लाजमी तौर पर स्क्वायर में भी होंगी। जो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में हैं वो मुझे स्क्वायर में भी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज शेप में है वो मुझे रेक्टेंगल में भी चाहिए।
सो व्हाट आई वुड ट्राई टू डू के बजाय इसके कि मैं स्क्वायर की क्लास को शेप से इनहेरिट करूं, आई विल ट्राई टू इनहेरिट दिस क्लास फ्रॉम रेक्टेंगल। इस क्लास को मैं रेक्टेंगल से इनहेरिट करूंगा। जब ये क्लास रेक्टेंगल से इनहेरिट होगी तो स्क्वायर की एक लेंथ भी हो जाएगी, स्क्वायर की एक विड्थ भी हो जाएगी। अलग अलग वेरिएबल बना देने से मतलब ये नहीं होता है कि लेंथ और विड्थ अलग अलग ही रहेगी। हो सकता है कि इसकी वैल्यू भी 4 हो, इसकी वैल्यू भी 4 हो, विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अवर स्क्वायर। उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि वो दोनों सेम होती हैं। तो जब मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल से इनहेरिट करता हूँ तो सबसे पहली चीज तो ये कि लेंथ डुअल हो जाएगी। यहाँ पर भी लेंथ डिफाइन है, यहाँ पर भी लेंथ डिफाइन है, तो मैं लेंथ यहाँ से मिटा दूंगा। मुझे लेंथ नहीं डिफाइन करनी, मेरे पास ऑलरेडी रेक्टेंगल की क्लास से लेंथ और विड्थ डिफाइन हो रही है। और क्या क्या चाहिए मुझे? स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली मुझे चाहिए। सेट लेंथ का फंक्शन क्या मुझे चाहिए? नहीं, वो भी आ रहा है यहाँ से। गेट लेंथ भी आ रहा है यहाँ से। इसी तरह सेट विड्थ और गेट विड्थ भी आ रहा है, वो भी नहीं चाहिए। सो मुझे सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, दैट इज प्रिंट स्क्वायर। और प्रिंट स्क्वायर का फंक्शन क्या कर रहा होगा? प्रिंट स्क्वायर का फंक्शन क्या कर रहा होगा कि एरिया कैलकुलेट करके उसका एरिया भी प्रिंट करेगा, भी प्रिंट करेगा। सिर्फ एरिया ही प्रिंट नहीं करेगा, एरिया भी प्रिंट करेगा। सो लेंथ प्रिंट हो रही है तो मैं इसके साथ साथ विड्थ भी प्रिंट करूंगा इसकी, ऑल्दो सेम होगी स्क्वायर के अंदर। ये चले इसको ऐसे कर देते हैं ना, लेंथ एंड विड्थ इज, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें बता देंगे कि जो लेंथ है, या विड्थ प्रिंट कर लें, क्योंकि दोनों इक्वल होंगी तो हम किसी भी एक चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे एरिया भी इसका कुछ इसी तरह निकलेगा, लेंथ इंटू लेंथ कर लें या लेंथ इंटू विड्थ कर लें, जवाब सेम आएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। प्रिंट शेप को हम जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर जाके एरिया को प्रिंट कर देगा। अब इनमें से देखते हैं कि क्या प्रिंट स्क्वायर का फंक्शन बनाना भी सही है या रेक्टेंगल ये काम कर रहा है। तो अगर आप रेक्टेंगल को देखो तो प्रिंट रेक्टेंगल जो है वो लेंथ और विड्थ तो प्रिंट कर ही रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ नहीं करवाऊँ? एक मिनट के लिए थोड़ा और सोच लेते हैं। सेट एरिया जब ये कर रहा है तो लेंथ इंटू विड्थ कर रहा है और प्रिंट शेप कर रहा है। तो ये भी यही कर रहा है कि सेट एरिया लेंथ इंटू लेंथ कर रहा है और प्रिंट शेप कर रहा है, विच मीन्स कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, राइट? मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर स्क्वायर की क्लास हमने बनाई क्यों है? स्क्वायर की क्लास हमने इसलिए बनाई है ताकि रेक्टेंगल जब भी बने तो स्क्वायर बनाते हुए आप इसकी वैलिडेशन कर सकें। वैलिडेशन कैसे कर सकें? देखें जरा, मैं एक फंक्शन यहाँ बना रहा हूँ, प्रिंट स्क्वायर नहीं बल्कि मैं एक वॉइड का फंक्शन बना रहा हूँ वैलिडेट के नाम से। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब है कि चेक कर लो, कंफर्म कर लो। अब वॉइड वैलिडेट क्या करेगा? वॉइड वैलिडेट ये करेगा कि स्क्वायर के अंदर जब आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो और जब आपने लेंथ इक्वल टू सॉरी विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू और लेंथ इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, तो यहां से जो भी यूजर देगा वो लेंथ और विड्थ हो जाएगी। बट अगर आप स्क्वायर के फंक्शन में आके यही काम कर रहे हो, यानी कि स्क्वायर के फंक्शन में स्क्वायर के ऑब्जेक्ट से आप ये वाले फंक्शंस कॉल कर रहे हो, स्क्वायर के ऑब्जेक्ट से आप गेट लेंथ और सेट विड्थ के फंक्शंस कॉल कर रहे हो अगर, तो इसका मतलब ये है कि पहले वैलिडेशन होनी चाहिए कि क्या लेंथ और विड्थ बराबर हैं या नहीं है। वैलिडेट का फंक्शन एक्चुअली मैंने इसलिए बनाया है। तो वैलिडेट का फंक्शन कब कॉल होना चाहिए? जब स्क्वायर के थ्रू आप इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, सेट लेंथ को, सेट विड्थ को एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, टाइम हो गया, पता भी नहीं लगा हमें, 3:58 हो गए। सो चलें इस कंसेप्ट को हम अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे कि आप एक ही फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो वैलिडेट करने के लिए, आपकी क्लास के अंदर कोई चीज़ नहीं बची, सारी चीज़ें इनहेरिट होकर आ रही हैं। तो इस क्लास को बनाने का अलग से फ़ायदा क्या है, मैं सिर्फ आपको बता दूं बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद यही है कि वैलिडेट करके आप जब भी स्क्वायर की लेंथ और विड्थ सेट हो रही हो तब हम चेक करें कि दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। रेक्टेंगल में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एक 4 हो जाए एक 5 हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्क्वायर के थ्रू जब ये वाले फंक्शन कॉल हो रहे हो, सेट लेंथ और सेट विड्थ, तो मुझे ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है, इसको लेकर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन फंक्शंस को दोबारा डिफाइन करेंगे और मुख्तलिफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे।
क्वेश्चंस लेने का भी मेरे पास टाइम नहीं है अभी। मोहम्मद हमज़ा का एक आया हुआ है कि आपने ईमेल मुझे की है। ठीक है, ईमेल्स मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड और क्विज़ के मार्क्स से रिलेटेड। आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज इश्यूज एज पर माई टाइम। अभी मुझे टाइम नहीं मिला और आपके क्विज़ेस भी साथ साथ मैं लेना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस हिसाब से वो सारी पिछली चीज़ें जो हैं वो पाइल अप होती जा रही हैं। आई विल डू दैट नॉनदलेस, और आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो अटेंडेंस काइंडली पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दें सी आर ने अगर अभी तक नहीं भेजा है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लैब। नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह हम, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लीज़। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा यही बोलते रहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, क्योंकि अभी हम बहुत कंफ्यूजिंग जगह पर जाने वाले हैं। हम एक ही फंक्शन को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे होंगे। एक्चुअली फंक्शन वो किसी किसी क्लास का है, कॉल वो किसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा होगा। सो वो जो बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को समझने में। सो काइंडली प्रैक्टिस करके आएँ एंड इट्स 4 PM। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।